हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी जिसका नाम है वादारा। जी हाँ, प्रीवियस पार्ट थोड़ा सा बता देते हैं। हाँ, वो जो मंत्री का बेटा था उसका पर्दाफाश हो चुका था, जिसकी वजह से मंत्री को पूरे पसीने आ चुके थे। यहाँ कृष्णा के घर पे और रागिनी के घर पे पता चल चुका था कि हाँ, ये सारी चीज़ें रागिनी के साथ हुई है। रागिनी के पापा रागिनी को टाइटली हक करते हुए कहते हैं, तुम्हें दुनिया की सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपना सोचते, अपने लिए जीते, बाकी सब मैं संभाल लेता। इतना कुछ हुआ तुमने बताया भी नहीं। तभी रागिनी अपने पापा के बाहों में टूटकर बिखरती है और रोने लगती है। यहाँ कृष्णा को थप्पड़ पड़ चुके थे उसके पापा से। अब सुनते हैं आगे। रागिनी के पापा उसे संभालते हुए कहते हैं, दुनिया की तुम छोड़ो, मैं बाकी सब कुछ देख लूँगा, तुम बस खुल के जियो बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस वक्त तुम्हारा साथ नहीं दिया, बट अब तुम्हारा साथ देने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। थैंक यू सो मच कृष्णा, थैंक यू सो मच। और ऐसे कह के वो कृष्णा को भी हक करते हैं और कृष्णा के कानों में पता नहीं वो क्या बोलते हैं जिससे कृष्णा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। यहाँ रागिनी अपने पापा के होल्ड करते हुए और रोने लगती। तभी उसके पापा कहते हैं उसकी माँ को कि इसको लेकर कमरे में जाइए। यहाँ कृष्णा पूरी कंफ्यूज हो चुकी थी। कृष्णा वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके पापा कहते कृष्णा के कि तुम अब कहीं नहीं जाओगी, सीधा अब्रॉड जाओगी। तभी कृष्णा कहती, पापा अभी मैं नहीं जा सकती, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। ऐसा कह के वो और वहाँ से सीधा मतलब यहाँ पुलिस स्टेशन के पास आती है। चैतन्य के खिलाफ़ जितने भी सबूत थे उसके पास वो सारे देती है। इनफैक्ट मंत्री के खिलाफ़ भी पूरा मीडिया में हल्ला मच चुका था। मंत्री के खिलाफ़ नारे लगने शुरू हो चुके थे। यहाँ कुर्सी छोड़ो, मंत्री कैसा है, लड़कियों की इज्जत नहीं करता, ऐसे करके बहुत सारी रागिनी के फैमिली में, रागिनी के परिवार से बहुत सारे कॉल्स आने लगे थे, क्योंकि कुछ न्यूज़ वाले रागिनी का फेस हाइड नहीं करते, कुछ दिखा देते, कुछ हाइड करते हैं। ऐसे मानो कि पूरी मीडिया में हलचल मच चुकी थी। यहाँ रागिनी के घर में भी और कृष्णा के घर में भी। वो दिन ऐसे ही धीरे करके मतलब रात पूरा बीत जाता है। धीरे नेक्स्ट मॉर्निंग वो वही सारी चीज़ें। तभी मंत्री एक स्टेटमेंट देते हैं कि जिस लड़की के साथ ये हुआ है, मेरा बेटा उससे शादी करेगा। सबके साथ जो हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, बट मेरा बेटा अब सुधरना चाहता है। और उससे बात हुई है और मंत्री के सोर्सेज से उसके बेटे की बेल की भी अर्जी मतलब पास हो जाती है। जैसे ही अर्जी पास हो जाती है, लगभग 1 वीक बीत जाते हैं इन सब चीज़ों में। 1 हफ्ते बाद मंत्री अपने बेटे के साथ पूरे तामझाम से रागिनी के घर पे आता है। कृष्णा अपने घर पर ही थी। तभी कृष्णा आती है तो देखती है कि नीचे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। तभी रागिनी के घर मंत्री का बेटा आता है, मंत्री आते हैं सारे रिश्ते लेकर। यहाँ रागिनी जब उन लोगों को देखती है तो उसके चेहरे की हवाइयाँ गुम हो चुकी थी। तभी वो निशु जो रागिनी की बहन थी, वो तुरंत कॉल करती है कृष्णा को, दीदी घर पे कोई आया है, ऐसे कह के जल्दी आ जाइए, दीदी पैनिक हो रही है। तो कृष्णा कहती ठीक मैं आती हूँ। और कृष्णा के पापा उसे कहीं जाने नहीं दे रहे थे। तभी देखती है कृष्णा कि वो कहीं है नहीं, तुरंत से निकल के रागिनी के घर आती है। रागिनी के घर आके देखती है तो यहाँ देखती है कि रागिनी के पापा मंत्री जी और वो लड़का चैतन्य जो था वो बैठा हुआ है और बातें चल रहा है, शगुन की थालियाँ वगैरह आई हुई हैं। तभी कृष्णा जाते हुए पूछता है तुम यहाँ कैसे आए, और वो चैतन्य का कॉलर पकड़ लेता है। तभी रागिनी के पापा आते हैं और कॉलर छुड़वाते हुए कहते हैं, अरे बेटा आराम से, ये अपनी गलती की माफ़ी मांगने आया है और ये चाहते हैं कि इनकी बेटी मतलब मेरी बेटी की शादी इनके बेटे से हो जाए, ताकि कोई इनसे ये ना कहे कि तुमने ऐसा किया। तभी कृष्णा शौक होते हुए कहती, क्या, और आप इस रिश्ते के लिए मान गए हो? तभी उसके पापा कहते, हाँ मानना ही था, अब दोनों प्यार करते थे, उनके बीच में कुछ ऐसा हो गया, फिर इन्होंने छोड़ दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हाँ प्यार नहीं होगा, प्यार तो अभी भी करती ही होगी। और रही बात उन सारी चीज़ों की, तो लोगों का मुँह भी तो बंद करना है, उसके लिए तो एक यही ऑप्शन है ना। तभी कृष्णा कहती, अंकल आप पागल हो गए हो, ऐसा कुछ नहीं करेंगे मैम। और ऐसा कह के वो रागिनी के कमरे में जाती है। रागिनी के कमरे में जाने के बाद तो कहती, मैम ये क्या कर रही हैं आप, ये दिस इज़ नॉट फेयर, प्लीज़ ये ऐसा सब कुछ मत करिए, क्या कर रही हैं आप। रागिनी कहती, मैं कुछ नहीं करी पापा। तो कहती, आप स्टैंड नहीं ले सकती। तभी
वहाँ पे रागिनी के पापा आते हैं और कहते हैं, देखो कृष्णा, तुमने जितना हमारे लिए किया उतना काफ़ी था, अब आगे मुझे अपनी बेटी के लिए करने दो, मैं जो करूँगा गलत नहीं करूँगा, सो मुझे सोचने दो। ऐसा कह के कृष्णा को वो वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। कृष्णा को बहुत बुरा लगता है। रागिनी भी उसे नहीं रोकती। कृष्णा रागिनी को एक नज़र देख रही थी कि कुछ तो बोले, कुछ तो बोले, बट रागिनी कुछ बोलती ही नहीं है। यहाँ कृष्णा कहती है, मैं ये शादी होने ही नहीं दूँगी, कुछ भी हो जाए मैं कुछ ऐसा करूँगा जो ये शादी ही ना हो, मैं कुछ भी हो जाए बट मैम की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं होने दूँगा। तभी मंत्री उठते हैं और कहते हैं कृष्णा के सामने आकर, देखो बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे बेटे को सुधार दिया। मेरा बेटा आज से ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे कुछ दिक्कत हो। वो रागिनी को अपनाने के लिए भी तैयार है। सारी सुख सुविधा सब कुछ, अपनी जितनी भी दौलत है मैं सब रागिनी के नाम कर दूंगा। बस ये शादी हो जाने दो बेटा। मैं बहुत मुश्किल से मैंने अपनी कुर्सी पाई है, अगर वो कुर्सी छीन गई तो फिर मैं बर्बाद हो जाऊँगा। तभी चैतन्य कृष्णा के पैरों पर गिर के नाटक करने लगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो कृष्णा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे रागिनी को समझना चाहिए था, आई एम सॉरी, बट वो नादानी थी मेरी, बचपना था मेरा, उसमें वो सब चीज़ें हो गई। कृष्णा बहुत पूरी शौक थी कृष्णा कि क्या हो रहा है ये सब। रागिनी भी कुछ नहीं कहती, बस रागिनी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। और अब तो रागिनी कृष्णा वहाँ से हटते हुए 2 कदम कहती है कि तू कभी नहीं सुधर सकता, मुझे ये पता है, और तेरी ये जो चाल है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जिसे मैं पता लगा के रहूँगा। तभी रागिनी के पापा कृष्णा के सामने आते हैं और देखो कृष्णा, तुम इस बीच में नहीं आओगी, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तभी कृष्णा कहती है, मैं कुछ भी कर लूँ, इस कमीने से मैं शादी नहीं होने दूंगा, ऐसे करके उसके कॉलर पकड़ती है। तभी यहाँ रागिनी के पापा आगे आते हैं, कृष्णा के हाथ से चैतन्य का कॉलर छुड़ाते हुए उसे एक थप्पड़ खींच के मारते हुए कहते हैं, स्टे ऑफ आवर लाइफ, ओके, बहुत हो गया, पड़ोसी हो पड़ोसी की तरह रहो, हमारे घर में घुसने की कोशिश मत करो, जो किया तुमने उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब तो सारी समाज में इज्जत उछाल ही दी है, जो थोड़ी बहुत बची है उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। कृष्णा की आंखों से आंसू आ चुके थे। रागिनी चुपचाप खड़ी थी। रागिनी एक लफ्ज़ नहीं बोलती है। कृष्णा को ये बातें और चुप जाती है। कृष्णा चुपचाप वहाँ से चली जाती है। रागिनी बस उसे देख रही थी। यहाँ जब सभी लोग चले जाते हैं तो ये निशु की बहन कहती, दी आप ऐसा कर रहे हो। कृष्णा की आंखों में आंसू थे, आपने देखा था कृष्णा दी की आंखों में आंसू थे, आपने कुछ नहीं बोला, उन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया, बदले में आपने उन्हें क्या दिया, आंसू, थप्पड़, कैसे कर सकते हो आप। रागिनी कुछ नहीं बोलती, बस वो अपने कमरे में जाती है और फूट फूट के रोने लगती है। यहाँ कृष्णा अपने कमरे में आ चुकी थी। अब कमरे में आने के बाद वो चुपचाप बैठी थी। वो सोच रही थी कि ऐसा क्या करे जिससे चैतन्य का पर्दा फास्ट हो जाए। तभी यहाँ पे उसके पापा आते हैं और कहते हैं कृष्णा के कि तुम कल के कल आउट ऑफ इंडिया जा रही हो। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने टिकट्स वगैरह सब करा दिया है, तुम कल के कल जा रही हो, मतलब जा रही हो। तभी कृष्णा कहती है, मैं कहीं नहीं जाने वाली। तभी उसके पापा कहते हैं, मुझे मिश्रा जी ने कहा है, तिवारी जी ने कहा है कि तुम्हें मैं भेज दूँ यहाँ से, वरना उनकी बेटी की शादी में दिक्कत होगी, और हमें भी कहा है कि हम लोग अपने दायरे में रहें। इतना कुछ सुनना पड़ रहा है तुम्हारी वजह से, और कितने कुछ सुनना पड़ेगा बताओ। एक तो तुम्हारी बहन की वजह से इतना कुछ सुनना पड़ा, फिर तुम्हारी वजह से। कृष्णा कहती है, पापा अब कुछ नहीं सुनना पड़ेगा, मैं यहीं रहूँगी। उसके पापा कहते हैं, कल जाना है मतलब जाना है। कृष्णा कहती है, नहीं जाएंगे। ऐसा कह के पहली बार अपने पापा से वो बहस कर रही थी। कृष्णा अपने कमरे में रहती है, डोर लॉक कर दी। रात के कम 10 बजे के आसपास वो निकलती है, मंत्री आवास के पास जाती है, चैतन्य को कॉल करके बाहर बुलाती है और उसको एक गाड़ी में बिठाकर और कहीं लेकर जाती है। उसके साथ 2-3 बॉडीगार्ड्स भी थे। कृष्णा अकेली थी। यहाँ कोई तो था जो कृष्णा को फॉलो कर रहा था। तभी कुछ लोग आते हैं कृष्णा के पास और उसे घेर लेते हैं। वो सारे चैतन्य के आदमी थे। चैतन्य कहता है, तुझे क्या लगता है मैं तुझे आसानी से छोड़ दूंगा और तुझे जाने दूंगा? पहले तुझे मारूंगा, फिर उस रागिनी से शादी करूंगा और फिर उसकी ज़िंदगी को और जहन्नुम बना दूंगा। जहन्नुम, समझता है जहन्नुम? मैं उसके साथ जो उस दिन किया वो रोज़ करूंगा। रोज़ मतलब रोज़। वो और साथ में मतलब जिससे करवाना हो उससे भी करवाऊंगा। मैं उसकी ज़िंदगी को नर्क ना बना दिया तो बोलना। और उसका बाप अपनी इज्जत बचाने की वजह से वो क्या नहीं कर सकता,
वो मेरे पापा के पास आया, वो खुद गिगड़ा कि मेरी बेटी से शादी करने के लिए बेटे को बोल दो, मैं सब कुछ वापस ले लूँगा, अपने जितने भी केसेस FIR सब वापस ले लूँगा। तभी यहाँ कृष्णा शौक, तभी कुछ लोग आकर कृष्णा को मतलब एक थप्पड़ लगाते हैं, कोई मतलब होता है ना कि मारने के लिए, उसके सर पे मारते हैं, उसको बहुत मारने लगते हैं। तभी कृष्णा कहती है, देख चैतन्य, तेरे लिए बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा, रागिनी से तू दूर रहे उतना ही ज़रूरी है, और बाकी बात रही उनकी इज्जत की, वो सब कुछ मैं देख लूँगा। तभी यहाँ कहते हैं, क्यों, तू तू आशिक है उसकी? कहीं लड़की लड़की वाला तो चक्कर नहीं है, खुद को लड़का बनाकर घूमती है, तेरे अंदर है ही क्या? है तो तू लड़की ही, खुद को लड़का बनाने से लड़का नहीं हो जाता कोई। तभी कृष्णा कहती है, देख कृष्णा, रागिनी को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुझे जिंदा जला दूंगी। तभी इस बात पे कृष्णा के वो चैतन्य कहता, अच्छा चल जिंदा जला, और ऐसा कह के वो पेट्रोल निकालता है गाड़ी से और कृष्णा के ऊपर डाल देता है। कृष्णा कहती है, हिम्मत है तो मर्द की तरह अकेले लड़के दिखा। तभी चैतन्य कहता है, चला, मर्द हो ना, चल, एक औरत से लड़ने के लिए मुझे इन टटुओं की ज़रूरत नहीं है, मैं तुझसे अकेले ही लड़ सकता हूँ। तभी वो कृष्णा को सारे छोड़ने के लिए कहता है और कृष्णा के साथ फाइट करने लगता है। कृष्णा भी पूरी फाइट करती है, बट लास्ट में जब चैतन्य हारने लगता है मतलब फाइटिंग के दौरान, तो उसके पॉकेट में गन थी, वो गन लेकर और कृष्णा के पास तान देता है। जैसे ही वो शूट करने वाला होता है कि कोई जो फॉलो कर रहा था वो कृष्णा के आगे आ जाते हैं और वो गोली उन्हें लग जाती है, गोली सीधा हार्ट के पास लगती है। तभी कृष्ण देखती है, आंखें बंद कर चुकी थी, देखती है कि वो ठीक है, बट कोई तो है जो ज़मीन पर गिर चुका है, वो कोई और नहीं, कृष्णा के पापा थे। यहाँ सब कोई शौक, चैतन्य जल्दी से वहाँ से वो गन फेंकते हुए और वहाँ से गाड़ी में बिठाते हुए सब भाग जाता है। यहाँ कृष्णा चिल्लाने लगती है, हेल्प हेल्प। तभी कृष्णा अपने फ़ोन से सीट को कॉल करती है और एम्बुलेंस को कॉल करती है। लगभग 10-15 मिनट तक कृष्णा अपने पापा को संभालती है, बट उसके पापा अपनी ही गोद में, उसकी कृष्णा के गोद में अपनी जान दे देते हैं। यहाँ कृष्णा बहुत रो रही थी। तभी वहाँ पे कृष्णा की फैमिली पहुँच चुकी थी, बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ कृष्णा को हाथों में उसके पापा को देख के सभी लोग शॉक थे। यहाँ श्री को भी कॉल कर दिया गया था, श्री भी आ चुकी थी। कृष्णा के पापा की हल्की हल्की सांसें चल रही थी। उसकी माँ जब आती हैं तो वो देखती हैं, तभी उसके पापा जैसे उसकी माँ से मिलते हैं वो अपना आखिरी दम तोड़ देते हैं। तभी वहाँ पे होता है पूरा गम, पूरा माहौल शांत। कृष्णा की माँ उठती है और कृष्णा को उठाते हुए कहती है, उठो यहाँ से, उठो उठो, और उसे एक थप्पड़ लगाती है और कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, ना तुम घर से निकलती, ना तुम्हारे पापा तुम्हारे पीछे आते, और ना ये कुछ होता। कर दिया ना तुमने बर्बाद ज़िंदगी को, अपने पापा को मार दिया, अब जन पैदा होते ही अपनी माँ को मार दिया, और क्या चाहिए तुम्हें? कृष्णा शौक, माँ को मार दिया, कृष्णा शौक। तभी उस कृष्णा की जो माँ थी वो उसे बातें बातें बताती हैं कि हाँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी और श्री की माँ कोई और थी, जो कि तुम्हारे जन्म देते ही तो वो मर गई थी। तुम्हारे पापा ने मुझसे शादी की और शादी करने के बाद मुझे तुम दोनों की जिम्मेदारी दी। मैंने, श्री बड़ी थी, वो समझदार थी, वो सब चीज़ समझती थी, पर तुम छोटी थी, तुम्हें अपनी बच्ची की तरह पाला, तुम्हें उतना प्यार दिया जितना अपनी बच्ची को नहीं दिया, तुम्हें सबसे ज़्यादा माना, और तुमने क्या किया? मेरा सुहाग गुजार दिया। तुमने किया ही क्या? हमेशा तो दुख मुसीबत तकलीफ़ लेते आई हो, कभी कुछ किया है इस फैमिली के लिए? कभी शर्मिंदगी, कभी कुछ। तुम्हें लड़कियां पसंद थी, उसमें भी शर्मिंदगी, तुम्हें पढ़ने बाहर जाना था, उसमें भी स्ट्रगल। क्या किया है तुमने? तुम्हारे पापा ने तुम्हारी ख्वाहिशों के लिए क्या क्या नहीं किया, ताकि तुम उनके प्यार की आखिरी निशानी हो। मैं तुम्हारे पापा की प्यार बनने की कोशिश करती रह गई, पर तुम्हारी माँ की जगह नहीं ले पाई, बट जहाँ थी मैं ठीक थी। पर तुमने क्या किया हमारे साथ? कृष्णा, तुम हो अपने पापा के गुनहगार। तुमने पापा को अपने मारा है, वजह कोई और हो, तुमने मारा है। तभी कृष्णा कहती, पर माँ, तो उसकी माँ उसे एक थप्पड़ और लगाती है और कहती है, दूर हो जाओ हमारी ज़िंदगी से, एकदम दूर हो। तुम्हारे पापा ने कहा है कि तुम जा रही हो अब्रॉड, तो तुम अब जाओगी और कभी दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना हमें। तुमने मारा है, और ये बात भूलना मत
कि तुम अपने पापा की कातिल हो। मैं आज के बाद तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखना चाहती। कृष्णा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। कृष्णा चुपचाप वहीं खड़ी थी। सभी लोग उनके पापा को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, बट हॉस्पिटल जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। बस उनकी जो सीने में गोली लगी थी उसे निकालते हैं और उन्हें डेड डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ रागिनी की फैमिली को भी पता लग चुका था। पूरी न्यूज़ मीडिया में फैल चुकी थी। किसने मारा ये खबर नहीं, बट गोली चली है। कृष्णा सबसे कह रही थी कि इस चैतन्य ने किया है, मीडिया से, पुलिस से, बट कोई एक्शन ले नहीं रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि कृष्णा का पहले से दुश्मनी है चैतन्य की, इसलिए उसने अपने पापा का मर्डर कर दिया और नाम चैतन्य पे लगा रहे। सब ऐसा सोचने लगे थे। कोई कृष्णा की बातों पे यकीन कर ही नहीं रहा था। कृष्णा टूट चुकी थी। यहाँ कृष्णा एक बीच सड़क पर बैठ के खूब रोने लगती है। यहाँ कृष्णा के पापा को वहीं हॉस्पिटल में रखा जाता है। लगभग वो रात धीरे धीरे काली रात थी बीतने लगती है। अगली सुबह कृष्णा के पापा का अंतिम विदाई की तैयारियां की जाती हैं। उसकी माँ ने सख्त मना कर दिया था कि तुम इनसे कोसों दूर रहोगी। कोसों दूर मतलब समझती हो ना? हाँ, बहुत दूर। तुम्हारी परछाई भी इन पे नहीं पड़नी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कृष्णा अपने पापा की अंतिम विदाई बस दूर से देख रही थी। ना वो कुछ कर सकती थी, ना उनके पास जा सकती थी। आखिर एक साथ उसके ऊपर इतने सारे पहाड़ टूट चुके थे। पहला पहाड़ रागिनी का कुछ ना कहना, रागिनी का यूँ खामोश रहना। दूसरा उसके पापा का चले जाना। और तीसरा उसे ये पता चलना कि वो तो अपनी माँ की बेटी ही नहीं थी, जिन्हें वो बचपन से माँ मानती आई थी। अब एक साथ ये सारी चीज़ें कैसे संभालेगी कृष्णा? कृष्णा पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे किसी ऐसे इंसान के सहारा चाहिए था जो कि कृष्णा पूरी तरह से टूट चुकी थी। कृष्णा कुछ नहीं, बस अपने पापा की अंतिम विदाई का इंतज़ार करती है। जैसे ही उसके पापा का अंतिम विदाई होता है, वो बस अपने घर आती है, अपने कमरे में जाती है, अपने लैपटॉप्स, फ़ोन, सर्टिफिकेट्स और अपने डॉक्यूमेंट्स, मतलब जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, वीज़ा, ये सारी चीज़ें लेते हुए वहाँ से निकलती है। टिकट बुक करती है, सीट को कॉल करती है और वो वहाँ से चली जाती है। बस एक बार रागिनी को देखने की इच्छा थी, तो बस रागिनी के पास जाती है। एक बार उसके कमरे में जाकर उसे टाइटली एक बार हग करती है और कहती है, आई लव यू सो मच, एवर फॉर एवर, बाय। अब दोबारा कभी आएंगे नहीं हमारी अपनी ज़िंदगी में। ऐसा कह के वो चली जाती है। वहाँ से वो सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाती है। उसके साथ सीट थी। सीट उसे बार बार रोक रही थी कि मत जा ना यार, मत जा मत जा। तभी वो कहती है, नहीं जाने दे, अब मेरा यहाँ कोई अपना नहीं है, तुझे भी पता है और मुझे भी। प्लीज़ यार मुझे जाने दे, रुक मत। इस बार अगर रुक गई तो खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। तभी सीट कहती है, पर वो चैतन्य। तभी वो कहती है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकती यार, जब जिसे करना चाहिए था उसने ही तो साथ नहीं दिया, तो मैं क्या करूं। तभी वो कहती है और वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद वो बस एक ही वर्ड कहती है सीट से कि माँ ने ठीक कहा कि पापा की मौत का ज़िम्मेदार मैं हूँ। चैतन्य ने तो सिर्फ गोली चलाई थी, वो भी मुझ पे। बीच में तो मेरे पापा मेरी वजह से आए थे ना, तो कातिल तो मैं ही हुई ना अपने पापा की। और आज पता चला कि जिस माँ को मैं अपनी मानती आई वो तो मेरी है ही नहीं, मेरी माँ तो कोई और है। तो किसके लिए रुकूँ मैं यहाँ? कौन मेरा अपना है? जिससे प्यार किया, जिसके लिए सारी जंग लड़ी, उसने तो उस लड़के से शादी करने के लिए हाँ कर दिया, उसने भी मेरा हाथ छोड़ दिया। तो किसके लिए रुकूँ मैं? नहीं, सिर्फ जाने दे मुझे। अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं इन सब के बीच में फिर रह सकूं। सिड की आंखों में आंसू थे। यहाँ कृष्णा जा चुकी थी, सिड को जाने के लिए कह देती है। सिड वहाँ से चली जाती है। कृष्णा जिस फ्लाइट में जाने वाली थी वो फ्लाइट ना लेके कृष्णा दूसरी फ़्लाइट लेती है, क्योंकि कृष्णा जिस फ्लाइट में जाने वाली थी उस फ्लाइट से वो जहाँ जाती वहाँ का एड्रेस था उसके फैमिली के पास, और वो किसी से भी कोई मदद नहीं लेना चाहती थी, किसी को पता नहीं लगने देना चाहती थी वो कहाँ है। तो वो दूसरी जगह की फ़्लाइट बुक करती है, मतलब वो दूसरे कंट्री की फ़्लाइट बुक करती है और एट ए टाइम अपनी फ़्लाइट की टिकट्स एक्सचेंज कर लेती है। ऐसा ही होता है,
वो चली जाती है। बट कृष्णा जिस फ्लाइट से जाने वाली थी उस फ्लाइट का क्रैश होने की बात आती है। लगभग 1 घंटे बाद पता चलता है कि जिस फ्लाइट से कृष्णा गई है वो फ्लाइट क्रैश हो चुकी है। यहाँ सिड जब ये न्यूज़ देखती है तो सिड की आंखें भर आती है। सिड चिल्लाने लगती है और चिल्ला के पूरी तरह से बेबस हो चुकी थी। वो श्री को कॉल करती है। श्री जैसी कॉल रिसीव करती है कहती है दीदी कृष्णा जिस फ्लाइट में थी वो क्रैश हो चुकी है। श्री की पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी थी। यहाँ श्री अपने घर पे थी तो ये सारी बातें उसकी माँ दादी सब सुन चुकी थी। ये बात सुनते ही कृष्णा की माँ की पैरों की तरफ भी ज़मीन खिसक गई। वो भी शुद्ध हो गई थी, उसकी दादी भी। मानो एक साथ कई पहाड़ टूट पड़े उनके ऊपर। पूरी तरह से बेबस पड़ चुके थे ये लोग, पूरी तरह से। कहते हैं ना कि एक साथ 2 लोगों का जाना। सबको यही लग रहा था कि कृष्णा जिस फ्लाइट में थी उसका एक्सीडेंट हो चुका था। पर कृष्णा यहाँ पहुँचती है। न्यूजीलैंड पहुँचने के बाद अपनी एक दुनिया बसा लेती है। जी हाँ, ये सारी चीज़ें हुई लगभग 1 साल बीत चुके थे। कह सकते हैं कि ये साल कुछ सबके लिए भारी थे। कृष्णा आ चुकी थी वहाँ। कृष्णा की फैमिली से सब कुछ छीन चुका था। कृष्णा और उसके पापा दोनों को ही छीन चुके थे। कृष्णा तो जिंदा थी बट अपनी फैमिली की नज़र में मर चुकी थी। यहाँ सब कुछ स्मूथली चल रहा था। न्यू जर्नी स्टार्ट होती है कृष्णा की। अगले एपिसोड में जानते हैं क्या कृष्णा फिर से मिल पाएगी अपनी फैमिली से? क्या रागिनी अपना पाएगी कृष्णा को, या रागिनी ने कर ली है शादी? जानने के लिए देखते रहिए और सुनते रहिए वादारा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और स्टोरी को सुनकर सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच।